हेलो एवरीवन। सो हम इस सीरीज में इंटरव्यू कर रहे हैं काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट के, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एजुकेशन, उनका करियर किस तरीके से चल रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। आज हमारे साथ है शिवानी त्रिपाठी जी, जिन्होंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है। तो आज हम उनसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हेलो शिवानी। हाय हाय स्वप्निल। तो कैसे हो आप? लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? चल रहा है। मैं अभी फिलहाल तो अपना एक रिसर्च का काम कर रही हूँ विच इज कीपिंग मी बिजी, और उसके अलावा जैसे सबके साथ है वैसे मेरा ही है। यस। सो एक सवाल मैं सबको हमेशा पूछ रहा हूँ कि क्यों आपने साइकोलॉजी चुना, व्हाई यू स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी, और साइकोलॉजिस्ट बनने की चाहत क्यों रही आप में, क्यों बनना चाहते थे आप साइकोलॉजिस्ट? तो उस बारे में बता सकते हो? सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि मेरे फैमिली में ऐसे कभी किसी चीज को रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है कि ये सब्जेक्ट लाइन चूज मत करो। सो एक्सप्लोर करने के लिए एरियाज काफी दिए गए थे, और उसमें मेरी जो आंट है, मेरी बुआ है, उन्होंने मुझे काफी एनकरेज किया कि मैं इस लाइन में अच्छा कर सकती हूँ। दैट इज हाउ शी थॉट। अब उनका ये क्या इंस्टिंक्ट था, उन्होंने जिसके वजह से मुझे ये सजेस्ट किया, बट आई एम ग्लैड शी हेल्प मी थ्रू। और उसके बाद इवन 11th-12th में मैंने ऑप्ट किया था फॉर साइकोलॉजी। और इवन दैट टाइम मेरी जो साइकोलॉजी की टीचर थी, उन्होंने भी कहा था कि मतलब आपका जिस टाइप का इंटरेस्ट मैं देखती हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन के लिए, मैं और किसी का नहीं देखती हूँ। तो वो सारे एनकरेजमेंट्स पर्टिकुलरली साइकोलॉजी के लिए मुझे जिस टाइप में मिले थे, वो काफी हेल्प कर, मतलब वो एक पुश जो होता है, वो उसमें काफी हेल्प मिल गई मुझे। और उसके बाद मुझे इन जनरल पर्सनली इंटरेस्टेड बहुत फील हुआ इस सब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद इसमें एक्सप्लोर करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं जो। और बस उसके बाद एक के बाद एक चीजें आती गई, उसके बाद एमफिल तक आ गए। ओके, काफी बढ़िया। सो एक रिफ्लेक्शन मिला आपको आपके टीचर से, और खुद को भी एक रियलाइजेशन हुआ, और कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लगने लग गई। यस। आप बिल्कुल। थोड़ा बता सकते हो कि आपका जर्नी कैसे रहा, आपका बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल तक का जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो 11th-12th मैंने अपने ही स्टेट में किया था, दैट इज उड़ीसा। और उसके बाद जब मेरे टीचर से मुझे इंकरेजमेंट मिली, तो उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री के लिए बाहर, कहीं भी, मतलब इंडिया में ही लेकिन बाहर, आउट ऑफ स्टेट। तो उसके लिए उस टाइम पे मुझे घर से मेरे एनकरेज करने के लिए या फिर मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने जब बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देखा था एमिटी नोएडा में, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि डीयू भी है या फिर बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। बट ऑन द अदर साइड मुझे ये जो कंबाइंड प्रोग्राम एक तरीके से अच्छा इसीलिए भी लगा कि इट विल सेव मी सम टाइम, क्योंकि ये 4.5 years का था, एंड उसके बाद मैं थोड़ा और स्पेस ले सकती हूँ, मे बी टू वर्क या फिर कुछ और करने के लिए, या फिर अपने एमफिल के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि एक बार मैं इसमें आ गई थी या फिर सोच लिया था कि मैं साइकोलॉजी ही पढ़ूंगी, और कोई ऑप्शन भी था भी नहीं मेरे लिए। मैं हमेशा से इसी में ही जाना चाहती थी आगे। और उसके बाद बैचलर्स के टाइम पे जो मुझे मैंने बाद में पता चला कि एमिटी में जो एक्सपोजर हमें बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के टाइम से मिलता है कि हम इंटर्नशिप करने के लिए कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद वो अपने साइड से भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि आप खुद भी अपना एक्सप्लोर करके देख सकते हो जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, लेकिन ये मैंडेटरी होता है। और उससे ज्यादा जिस तरीके से मुझे वो एक्सपोजर मिला था टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी उस टाइम पे, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ही, वो मुझे शायद, मुझे नहीं लगता कहीं और मुझे मिल सकता था। बट दैट इज ऑलवेज एक, आजकल तो गूगल, इंटरनेट, कितने सारे ऑप्शंस, मतलब हर जगह इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। सो दैट वेज आई फील कि एमिटी ने मुझे काफी एक्सपोजर दिया उस हिसाब से। और उसके बाद हमारे रेगुलर प्रेजेंटेशंस होते थे, रेगुलर प्रेजेंटेशंस। तो ऐसे होता था कि हम अगर चाहते भी हैं कि हम थोड़े से ऐसे शाय हैं या फिर नर्वस हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एंड ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ इट आप उसमें मास्टरी आपकी हो चुकी होती है, ताकि इट इज नॉट अबाउट जस्ट प्रेजेंटेशंस। आप जब लेट्स से आप एक डिफिकल्ट केस देख रहे हो, या फिर आप केसेस के टाइम पे आप अगर नर्वस फील कर रहे हो, एक तरीके से उस इंसान को भी कहीं ना कहीं आपका फियर दिख जाता है, या फिर आपकी नर्वसनेस दिख जाती है।
तो इसके वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आप अपने केसेस के साथ कैसे डील कर रहे हो। तो इसीलिए ये सारे एक्सपोजर्स मेरे लिए बहुत मायने रख चुके हैं एंड मुझे काफी आगे तक उस मामले में कि एक इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जितना एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे काफी मिला है। काफ़ी वंडरफुल जर्नी रही है आपकी, आपने जो शुरुआत से बताया, और उसमें ये अहम बात है कि एक्सपोजर मिलना और वो फील्ड वर्क होना, प्रेजेंटेशंस होना, केस वर्क होना, जिससे हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है और हम उस लायक बनते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। आई थिंक ये एक जवाब है, काफ़ी लोग जब पूछते हैं कि क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं साइकोलॉजी, क्या हमें कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जवाब है कि भाई फील्ड वर्क करने के अलावा या इंटेंस कोर्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको दूसरा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। आपने कुछ कहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ चीजें आपको इस फील्ड में एक्साइट करती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो क्या उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? कौन सी चीजें आपको ज्यादा एक्साइटिंग लगती है? जब मैंने एक्सप्लोर दोनों चीजें करी है कि जैसे क्लिनिकल फील्ड में मैंने पेशेंट्स भी देखे और उसके अलावा मैंने रिसर्च भी किया, और मुझे पर्सनली प्रेजेंटेशंस के टाइम पे इवन इफ थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस एंजाइटी सबको थोड़ी होती है, लेकिन वो मुझे बहुत मतलब एक तरीके से अच्छी भी लगती है कि वो इट एनकरेजेस मी कि मैं ज्यादा अच्छे से उस पर बेटर काम कर पाऊँ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरी इंक्लिनेशन ज्यादा टीचिंग के लिए है। मुझे साइकोलॉजी के बारे में जितना इंफॉर्मेशन मैं अक्वायर कर सकती हूँ और उसको मैं अपने तरीके से जब मैं डिलीवर कर पाऊँ, वो मुझे ज्यादा उस तरफ के लिए मेरी इंक्लिनेशन है। और दूसरा रहा रिसर्च। रिसर्च मुझे इसीलिए पसंद इसीलिए है क्योंकि एक आप हमेशा नई चीजों के बारे में एक्सप्लोर और कर सकते हो, चाहे वो दूसरों का काम पढ़ना हुआ या फिर अपना खुद का काम एक प्रोड्यूस करना हुआ, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एक्सप्लोरेशन। और उसमें मतलब देयर इज इट इज इन्फिनिट, आप उसमें मतलब वो एंडलेस एक जर्नी है और जहाँ पे आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड रही बात मतलब इसके लिए एक पैशन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जब तक आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि लाइक मुझे इसमें इंक्लिनेशन है, आई वॉन्ट टू बी पेशेंट विथ माई सेल्फ, I need to be very determined to you know see कि ये प्रोसेस मुझे कहाँ लेके जा रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आप एक थीम में रिसर्च करो, आप काफी चीजों में कर सकते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि रिसर्च आप काफी एरियाज में कर सकते हो और उसका कोई एंड नहीं। यस, सो एंडलेस जर्नी, एक्सप्लोरेशन का खुला मौका, खुद के और दूसरों के स्टडीज को जानने का, समझने का, पढ़ने का मौका, सो ये आपको ज्यादा एक्साइट करता है। शिवानी जी, एक जो स्टिग्मा का पार्ट है, जो हम हमेशा बात करते हैं, जो हमेशा से रहा है, काफी कम होते जा रहा है, स्पीड स्लो है बट डेफिनेटली चेंजेस नजर आ रहे हैं। तो साइकोलॉजी प्रैक्टिस हो या साइकोलॉजी रिसर्च हो, इसकी तरफ ज्यादा लोगों का ना मुड़ना, लोगों का, पेशेंट्स का, क्लाइंट्स का अप्रोच ना करना, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? सो फर्स्टली हमारे फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में जिन जिन का इंटरेस्ट आ रहा है वो उसको या तो एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, जो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये सब पे मतलब इम्प्लाई नहीं कर रही हूँ कि ये सबका ही वही नजरिया है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि ये लोगों का सिर्फ एक ऑप्शन होता है। लाइक वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चलो साइकोलॉजी मैंने पिक कर ली, वो उसमें मतलब एक सीरियस एंथुजियाज्म वो सब में नहीं दिखता है। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को अगर कोई रेज इन जनरल भी करना चाहता है तो उसमें वो एंथुजियाज्म की सख्त जरूरत है। और सेकंड ये रहा कि मेंटल हेल्थ लोगों के नजरिए से वो एक बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हम मन के बारे में बात कर रहे हैं। हम मेंटल हेल्थ को कोई ऐसे मन के बारे में जब बोलने लग जाता है, वो मतलब उसका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। वन, बिकॉज सिर्फ आपका मन अगर ऐसे मतलब अगर आप ऐसे सोचने को लगे कि हाँ, वो ऐसे लगेगा कि हम कोई फीलिंग्स के बारे में सिर्फ मतलब ऐसे कोई बातें कर रहा है कोई बैठ के, लेकिन नहीं, हम उससे देख रहे हैं कि जब एक वो डिविएंट स्पेस को जाता है, इन द सेंस कि जब बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया या फिर दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जितने हमने एक्सप्लोर किए हैं,
वो सारे एक जब बहुत ही एम्पलीफाइड जगह पे पहुंच जाती है, तब जाके लोगों को लगता है हाँ ये बहुत सीरियस इशू है। लेकिन उससे पहले अगर छोटी छोटी चीजों को लेके अगर लोग केयरफुल रहते, जो कि अगर वो सोचते कि नहीं वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर कंसल्टिंग। जैसे हम डॉक्टर्स को किसी भी और रीजन की वजह से कंसल्ट करते हैं, उसी तरह एक थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट करेंगे, तो मे बी उसका वे आउट थोड़ा बेटर हो देन गोइंग फॉर ऐसे सिचुएशन जहाँ पे बात इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई है कि वहां से वापस आना एक बहुत स्लो जर्नी हो जाती है। वन, बिकॉज वो हमें न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोनल लेवल पे अफेक्ट कर चुका है। सेकंड, हमारे उस टाइम तक लॉसेस काफी हो चुके होते हैं, जैसे नौकरी चली गई या फिर डिवोर्स हो गया या फिर फैमिली वालों के साथ इन जनरल नहीं बन रही है, फ्रेंड्स छूट गए। उस लेवल तक जब अफेक्ट कर जाती है, लोग तब जाके कंसल्ट करते हैं, व्हिच इवन मेक्स इट मोर डिफिकल्ट कि हम वहां से वापस आना इज अ वेरी स्लो जर्नी, और तब लोग अपने साथ पेशेंट रहना नहीं पसंद करते। तो जब केयरफुल रह सकते हैं उतने टाइम में दे शुड बी मोर अवेयर कि हम मेंटल हेल्थ को लेके कितना बेटर अपना कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवानी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट ने बताया, क्योंकि मैं भी काफी बार इस पे फोकस करता हूँ कि किसी शारीरिक बीमारी के वजह से हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, डिवोर्स या फिर झगड़े नहीं होते हैं, या हमें डिस्टरबेंस नहीं उतना आता है, पर इसमें जरूर आता है। सो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि गैंग्रीन होने से पहले ही जख्म को एक्सपर्ट्स के पास ले जाए और उसका इलाज करवाए, या फिर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको इंजरी और बढ़ने से पहले ही हम जाके उसका प्लास्टर वगैरह करवाए। तो वैसे ही मन के बारे में या फिर हमारे दिमाग के ब्रेन के बारे में भी ट्रीटमेंट या इलाज बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट सपोर्ट, हेल्प भी जरूरी होती है, प्रिवेंटिव मेजर जरूरी होते हैं। तो यस, डेफिनेटली वहाँ पे काफी स्कोप है। डेफिनेटली, और थोड़ा सा आज के डेट पे मुझे लगता है कि उतना आप मतलब प्रोग्रेसिव अगर होना ही चाहते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब मेंटल हेल्थ इशू है वो आपको किसी तरह से हैंडीकैप नहीं कर रहा है, आप उसके साथ डील कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप अपनी नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकते हो, प्रोवाइडेड अपना एक विल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप इसको एक साइड चीज की तरह नहीं देख सकते कि हाँ बाकी प्रायोरिटीज जब निकल जाएं तब मैं इसके तरफ ध्यान दूंगा या दूंगी, वो एक बहुत जरूरी चीज है। यस, आई थिंक वही इग्नोरेंस ज्यादा इस पे चले जाता है कि एज इट्स नॉट मेकिंग हैंडीकैप, सो लोग इग्नोर करते जाते हैं और फिर ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो एक अहम मुद्दा है। भले ही आप फिलहाल क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज या क्लाइंट से डील करने का मौका आता है, तो आप कौन सा अप्रोच पसंद करते हो? क्योंकि वहाँ बहुत सारे अप्रोचेस है, अलग अलग अप्रोच लोग यूज करते हैं, CBT, RABT, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं। आप कौन सा अप्रोच पसंद करते हैं? सो बेसिकली आप जब एक क्लाइंट से या पेशेंट से आप मिलेंगे, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम पेशेंट से मिलते हैं, एज अ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट आप एक क्लाइंट से मिलते हैं, उनको हम पेशेंट बोलते नहीं हैं, पहली बात। और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप पहली बात देखेंगे कि वो इन जनरल अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोल देते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फाइनेंशियल कंसर्न्स, वो अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में भी बोलेंगे, हेल्थ इश्यूज नहीं भी होंगे तो ओकेजनल क्या क्या हो रहा है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बोलें। बहुत जरूरी होता है ये पूछना कि आप उनको किस वे में, मतलब उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है थेरेपी से। पहली बात, अगर उनका क्लिनिकल कंसर्न है, बेटर होगा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उनको आप रेकमेंड करें, और ये रेकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो आप जिस चीज के लिए स्किल्ड नहीं है, तो बेटर है आप किसी स्किलफुल इंसान के पास उसे भेजें ताकि वो करेक्टली डील हो पाए। क्योंकि मेंटल हेल्थ वो बिजनेस नहीं है कि सिर्फ आपके पास ही एक इंसान ठीक हो सकता है या फिर आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर, देयर इज ऑलवेज समवन मोर स्किल्ड, एंड गोल ये होना चाहिए कि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट किस तरह मिल पाए या क्लाइंट को बेस्ट तरह डील कैसे किया जा सके, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सेकंड, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके क्या गोल्स हैं थेरेपी के लिए, वो बहुत जरूरी है जानना। आप अपना एक प्रोजेक्ट उसको एम करके या फिर उस हिसाब से आप एक चेकलिस्ट नहीं बना सकते। आप ये जरूर देखिए कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एरियाज कौन से हैं, फिर उस पर्टिकुलर चीज के साथ सिम्टम बेस्ड इंटरवेंशंस आप क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए।
और जो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसी हिसाब से एक रैंक ऑर्डर बनाइए कि नहीं हम पहले इसके साथ डील करेंगे, फिर नेक्स्ट इसके साथ और उसके साथ। एंड वो आई थिंक मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव तरीका होता है देन मेकिंग इट और लेबलिंग इट एज इनको एक ऐसा डिसऑर्डर है और इनको सिर्फ इसी तरह ही हम डील कर सकते हैं और यही तरीका है उनके साथ, मतलब यही इंटरवेंशन उन पे अप्लाई करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को नज़र में रखना कि उनके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, कौन से और कितने सपोर्ट अवेलेबल है, कितने प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोपिंग मैकेनिज़्म कैसा है, उनका हिस्ट्री कैसा रहा है कोपिंग का एंड सपोर्ट का। एंड देन उसके बाद उसके लिए सपोर्टिव जो सिम्पटम वाइज़ या फिर स्टेप वाइज़ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक दिस अप्रोच जिसको हम सिम्प्टोमेटिक अप्रोच कहते हैं, कि जिस तरीके से ज़रूरत है उस तरीके से उसको अप्रोच करना। बिल्कुल। एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंसान से डील कर रहे हैं, आपके पास एक मतलब ऐसे एक कंपोनेंट नहीं आया है जिसमें आप एक सोल्यूशन डाल देंगे तो वो एक सर्टेन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो वो तरीके से वर्स्ट तरीका होता है पहली बात, एंड इट इज मोस्ट, मतलब उसमें आपको ड्रॉप आउट्स भी मिलेंगे। उसमें मैं ये नहीं कह रही कि मेरे तरीके से ड्रॉप आउट्स नहीं होते हैं, जरूर होते हैं, बट दैट पर्टिकुलर मेथड जिसमें आप सोचते हैं कि सिर्फ यही सोल्यूशन एप्लीकेबल है, वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच। सो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। यस यस डेफिनेटली। और ड्रॉप आउट की अगर बात करें तो डेफिनेटली वो हमारे फील्ड में है ही। हम कुछ भी अप्रोच करें लोग काफ़ी निगलेक्ट करते हैं, उस वजह से ड्रॉप आउट रेट बना ही रहता है। और यस एक पैटर्न ना उसको अप्लाई करते हुए हम जैसी ज़रूरत है क्लाइंट की उस हिसाब से करेंगे तो बेहतर ही होता है। सो आई रियली लाइक दैट। शिवानी जी, अभी काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें स्टूडेंट्स भी है जो मुझे फीडबैक मिल रहे हैं उसमें। सो कुछ लोग अगर जानना चाहे साइकोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, रिसर्च के बारे में, तो आपसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैं अपने ईमेल मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे कांटेक्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, सो वन कैन DM मी उस पे, ताकि वो मैं उनको तब वहाँ पे बता सकूँ कि वो मुझे किस तरह से कांटेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइकोलॉजी और द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एनी क्वेश्चन, मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ। लेकिन इफ यू आस्क मी इफ साइकोलॉजी इज अ मनी मेकिंग बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैशन बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए। अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं पैसे कैसे कमाऊं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंड इन इंडिया, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो वो आपके काम में भी दिख जाएगा। सो आई वुड रेकमेंड कि मुझे आप सिर्फ आप अपने कीन इंटरेस्ट या पैशन के रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो मैं और अच्छे से आसानी से आपको आंसर कर पाऊंगी। यस, और बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में अगर पैशन नहीं है तो प्रॉब्लम्स ही होंगे और पैसा कमाने का स्ट्रगल जारी रहेगा। अगर पैशन के पीछे चलोगे धीरे धीरे पैसे अपने आप आने लगते हैं। सो मैं शिवाजी जी का ईमेल आईडी और इंस्टा हैंडल का डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, एट द एंड स्लाइड भी डाल दूंगा। बट उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी काफी जानकारी मिलते रहे। तो शिवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए। You're welcome, Swapnil. You're doing a really good job. Really good job. Yes. Thank you. Thanks a lot.